समझाना है, हम शायद अपलाइन इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा एक्सपोजर बढ़ा है, हमारी चीजें बढ़ी हैं और हम उन चीजों की उस ज्ञान से उन लोगों को मदद कर सकते हैं। ऐसे में प्रस्तुतिकरण क्या है कि पहले स्टेप पे ही किसी व्यक्ति को जोड़ते हुए हमसे गलतियां ना, नेटवर्किंग बहुत सरल हो जाएगी अगर मैं समझ पाऊंगा। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि सर ऐसा कुछ समझाओ कि मैं किसी को समझा पाऊं। मैं आज जो आपको पूरा सेशन दूंगा 99% बातें ना आप सर सिर्फ अपने पे लीजिए। अगर मैं गारंटी बोलता हूं, अगर आज आपको ये अपने पे समझ आ गई ना, आप इस इंडस्ट्री को किसी को भी समझा दोगे और किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। व्यक्ति जुड़ने के लिए आपको कॉल करेगा कि यार तेरी बात समझ आ रही है, मुझे तेरे साथ जुड़ना है। जैसा दर्ज9 के प्रोडक्ट के साथ हुआ कि हमने जब अपने प्रोडक्ट की चर्चा करी तो बहुत सारे फॉलोअप नहीं करने पड़ते हमें कि हाँ बता भाई कब माल लेगा, क्या लेगा। व्यक्ति अनायास बोल देता कि चलो इस चीज को मैं एक बार ट्राई करूंगा, तुम्हारी बात सुन के अच्छा लग रहा है, समझ आ। अब सबसे पहली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रस्तुतिकरण कैसे करे, प्रेजेंटेशन कैसे करे। कोई व्यक्ति पूछ लेता है ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, करते क्यों हो, कर क्या रहे हो, इसको कैसे किसी को बताएं। वो आप समझिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में आपके में क्यों, दूसरे के में वो ढूंढेगा। आपको सिर्फ ये बताना कि इन कारणों की वजह से है। देखिए आपके जीवन में क्यों और आपको क्यों अपनानी चाहिए, वही कारण है जिस वजह से कोई दूसरा अपनाए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मानव जीवन में बुनियादी जरूरतें क्या हैं, बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन लाइफ क्या है, तो हम में से 99% लोग एक जवाब देंगे, रोटी, कपड़ा, मकान। और यही मैं बोलता हूं कि यही हमारे को अपडेट होने की जरूरत है, यही हमारी अपलाइनों की जरूरत पड़ती है और यही हम वो टीम बनते हैं जब दूसरों को बता पाएंगे कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैंने जाना और मैं बता पाऊंगा। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी बुनियादी जरूरत है। ये हमें कब पता लगा, जब 1974 के अंदर मनोज कुमार की फिल्म आई जिसका टाइटल था रोटी, कपड़ा, मकान। तब उसने बहुत क्लियरली डिफाइन किया डायरेक्टर ने कि आदमी की 3 जरूरत है, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। और आज 2022 में हर व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान बोलता है। मेरे ग्रैंडफादर अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं है, अगर वो आज होते और मैं कुछ कर रहा होता, सच्चे आदमी, अच्छे आदमी मुझसे एक ही बात बोलते कि बेटा रोटी, कपड़ा, मकान तो आदमी की जरूरत है, क्यों इतना भाग रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। लेकिन क्या 2022 में हमारी बुनियादी जरूरत केवल रोटी, कपड़ा, मकान है? नहीं, 2022 की बुनियादी जरूरतें भी बदल चुकी। अब वो जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज गरीब से गरीब आदमी के भी कमाई का खर्चा 5 जगह बढ़ता है। मेरे दादाजी का खर्चा 3 जगह बढ़ता था, रोटी, कपड़े, मकान में बढ़ता था। मेरे पिताजी के टाइम पे खर्चा रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा में बढ़ने लगा। अगली पीढ़ी में रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा बहुत महंगी हो गई, रोटी बहुत पीछे रह गई, कपड़ा भी उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पाया, लेकिन शिक्षा ने बहुत तरक्की करी। जिस शिक्षा पे मेरे दादाजी पे एक पैसे का खर्चा नहीं आया, मेरे पिताजी ने जो पढ़ाई पूरी जिंदगी की शायद 200-250 रुपए में पूरी कर ली, आज का बच्चा अगर दिल्ली के अच्छे किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो कमाई 70 लाख से 1 करोड़ रुपए। ये बुनियादी जरूरतें बदल गई जिनको हम पहचान नहीं पाए। हमारी पीढ़ी में शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पे एडमिट है, पीछे कितने हार्ट अटैक्स हुए, लाखों लोग, बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। कम से कम 20 करोड़ आबादी लीवर प्रॉब्लम से जूझ रही है, 7.5 करोड़ आबादी को डायबिटीज है, 15 करोड़ लोगों को लगभग ब्लड प्रेशर है, तकरीबन भारत की 12 करोड़ महिलाओं को अनियमित माहवारी है, 21 करोड़ लोगों को जोड़ों का दर्द है और हम स्वास्थ्य को बुनियादी जरूरत ही नहीं मानते। ये डाटा ड्रामा है। ये आज कोई समझ ही नहीं रहा कि यार मुझे बहुत पैसा चाहिए। मिडिल क्लास क्या करती है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। 70 साल पुराने कॉन्सेप्ट से दोहराव नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और रोटी, कपड़ा, मकान का भी सबसे हिट गाना जो था वो था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई।
जिसमें प्राण नाथ है या प्रेम नाथ थे, वो आते हैं, एक नाड़े वाला अंडरवियर डालते हैं और बोलते हैं कि पहले हम मुट्ठी भर के चिल्लड़ लेके जाते थे, थैला भर के सब्जी आती थी, अब थैला भर के चिल्लड़ जाता है, मुट्ठी भर के सब्जी आती। ये 1974 की बात कर रहा हूँ। हम में से 90% लोगों का शायद बीज भी ना डला, और हम लोग अगर रहेंगे तो छोटे बच्चे, तब वो महंगाई का जिक्र कर रहे थे, और हम लोग आज 2022 में बोल रहे हैं रोटी कपड़ा मकान। तो एक तो ये अंतर आ गया, इस अंतर को समझिए। जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे ना, तो हमारे माँ बाप गलत नहीं है, हो ही नहीं सकते, हमारे दादा दादी गलत नहीं है, नाना नानी गलत नहीं है, हो ही नहीं सकते। लेकिन हमें उन्हें बताना पड़ेगा प्यार से, तार्किक आधार पे, कि देखिए पिताजी, देखिए दादाजी, रोटी कपड़ा मकान आपके टाइम पे बुनियादी जरूरत थी, लेकिन एक बार हमें काटो कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरत नहीं है, और उससे भी बड़ी जरूरत। अब कुछ ऐसा हो रहा है हमारे चारों तरफ, जिसको हम अगर पढ़ें, समझें और बताएं ना, तो लोगों को जोड़ने के लिए दम नहीं लगाना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे। मिडिल क्लास का एक एक बच्चा जुड़ेगा, बाप बेटा दोनों जुड़ेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग खोल के जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? अब मैं अपना एग्जांपल दूंगा, आप अपना अपना एग्जांपल लीजिएगा, प्लीज अपने पे लीजिएगा, तभी नेटवर्क मार्केटिंग समझ आएगी। दिनेश गौतम जी, प्रभु हमें भी सुन लो। नजर है सर, इसलिए वीडियो बनता। अब आप अपने पे लीजिएगा बातों को और समझिएगा। देखिए, मैं जितेंद्र डागर पे लूंगा, आप अपनी जगह लीजिए, फिर हम समाज में किसी को भी समझेंगे। जन्म हुआ सर 4 साल की एज में, मुझे स्कूल में फेंक दिया गया पढ़ाई के नाम पे। फेंक दिया गया, ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये सब बात में करेंगे बात। स्कूल में फेंक दिया गया पढ़ाई के नाम पे, लेकिन एक्चुअली मेरे माँ बाप और मैं तो खैर था ही नहीं तैयार, मैं तो पढ़ने के लिए स्कूल गया ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी 4 साल की उम्र में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात बोलते थे मुझसे, ऐसे पढ़ेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी, ऐसा करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये तय था, मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, कमाई करने की ट्रेनिंग के लिए स्कूल भेजा गया। ठीक है, माँ बाप ने समझाया, मुझे भी समझ आया। माँ बाप ने बार बार दिखाया, देख तेरे ऊपर हजारों रुपए फूक रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो ये पैसा खराब हो जाएगा। हमने मन लगा के पढ़ाई करी, मैंने खूब मन लगा के पढ़ाई करी, मैंने मन लगा के पढ़ाई करी, समय दिया, 20-22 साल पढ़ाई में दिए। माँ बाप ने भी लाखों रुपए लगाए, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना फर्ज निभाया, और खूब सारे संघर्ष के बाद मैं ऊपर वाले की दया से, परमात्मा की दया से कमाने के लायक हुआ। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ, मैं मानता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुआ, मैंने कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली इंजीनियरिंग करने के बाद, जैसा हमारे चारों तरफ हो रहा है। मैं 22 साल का कोई जॉब ज्वाइन कर लेता हूं, और मैं अगले 38 साल जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, कृतज्ञता, ताकत लगा के अपनी कंपनी को जैसे भी बढ़ा सकता था, बढ़ाने के लिए अगले 38 साल देते। या यही काम मैं अपने देश की, भारत की सरकार के लिए करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सरकारी नौकरी। कि मेरे पास जो जज्बा है, जो स्किल्स है, जो चीजें मैंने सीखी हैं, क्यों ना मैं अपने देश की सरकार की सेवा करूं, उसे आगे बढ़ाऊं। 38 साल दिया मैंने, 22 साल पढ़ाई, 38 साल की नौकरी। लेकिन क्योंकि मैं 2003 में 12वीं पास कर रहा था, और उसके बाद इंजीनियरिंग की, 2003 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई कि अब लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, एक अलग तरीके का सिस्टम, एक्चुअली में पेंशन खत्म करी। पक्ष विपक्ष लड़ते रहेंगे, राजनीति है, लेकिन जीडी पे बोझ है। तो मैं जानता हूं पेंशन का वो दौर तो वापसी आने नहीं वाला, क्योंकि जो दौर रखना होता है खत्म नहीं किया जाता। या मैंने प्राइवेट जॉब करी। इन दोनों सूरतों में एक चीज पक्की है मेरी जिंदगी में, कि मैं ये काम करते 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 एक दिन 60 साल का हो जाऊं। 60 साल का मैं हो गया, तो भारत सरकार ने बड़े प्यार से कहा कि डागर जी, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, खूब पढ़ाई करी थी, हमने भी आपको नौकरी दी, सेवा करी,
हमने आपके लिए प्रबंध किया पैसे का, जिसके कारण आपके बच्चों की पढ़ाई हो पाई, स्वास्थ्य रख पाए, एक मकान भी शायद खरीद पाए, या कपड़े जूतों का खर्चा हो पाया। लेकिन अब हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी है, सफर यहीं तक का था, क्योंकि उम्र 60 साल हो गई, जरूरत खत्म नहीं हुई। मेरा शब्द ध्यान से पकड़िएगा, मेरी जरूरत खत्म नहीं हुई है, मेरी उम्र 60 की हुई है। मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूं, मुझे तब भी बाहर निकाला जाए। आज मैं सरकार से संवाद करना चाहता हूं, मैं अपनी प्राइवेट जॉब वाले से संवाद करना चाहता हूं कि मेरी उम्र मत देखिए, मेरी जरूरत देखिए। मेरी बचपन में जरूरत नहीं थी, जवानी में मुझे बहुत कम जरूरत थी, लेकिन अब आ रहा है बुढ़ापा, मुझे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मेरे ऊपर खर्चा बहुत बढ़ेगा। मेरी औलाद मिडिल क्लास है, वो या तो अपने बच्चे की फीस भर पाएगी या मेरा खर्चा उठा पाएगी। अब प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, अब मुझे उस पैसे की जरूरत है, लेकिन जब मुझे जिंदगी में पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब मुझे 0 रुपए की आमदनी दी जाती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और प्राइवेट में तो मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग करके गए, जिनके माँ बाप ने पैसा दिया, उन बच्चों ने मेहनत करी, वो हर 5 साल 7 साल बाद 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, 1 साल का कोर्स कर रहे हैं कि अगर अपडेटेड नहीं रहे ना मेरे भाई, तो हमें तो आउट कर दिया जाएगा मार्केट से, पिंक स्लिप मिल जाती है। उनका संघर्ष तो कभी भी खत्म होने के कगार पे है। सर 60 साल दुख होता है मुझे, 60 साल मैंने ऐसी संस्थाओं को दिए कि जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा। आज मैं जाऊंगा घूम फिर के, काम मैंने किया सरकार के लिए, जीवन खराब किया मैंने सरकार के लिए, काम मैंने करा एक प्राइवेट संस्था के लिए, जीवन खराब किया मैंने प्राइवेट संस्था के लिए, और जब मुझे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बोझ ला दे देता है आदमी अपनी औलाद के ऊपर, जो बेचारी पहले ही अपनी अगली पीढ़ी के बोझ के तले दबी हुई है कि कैसे मैं अपनी औलाद का खर्चा पूरा करूं, कैसे इसको शिक्षा दिलाऊं, कैसे उसके ऊपर हम अपनी स्वास्थ्य की जरूरतों को भी लाद देते हैं। मेरे दादाजी नहीं लाद पाए, केमिकल्स नहीं थे दुनिया में, ऑर्गेनिक लाइफ थी, आराम से चले गए, स्वास्थ्य का खर्चा नहीं हुआ, शिक्षा का खर्चा भी माँ बाप का नहीं कराया। और जब इस अगली पीढ़ी पे माँ बाप के स्वास्थ्य का बोझ आके गिरता है, तब इसकी टांगे कांप जाती हैं। फिर ये अपने भविष्य को देखता है और वृद्धाश्रम में दुखी मन से माँ बाप को छोड़ के आ जाता है। और कुछ बुद्धि रहित व्यक्ति फेसबुक पे पोस्ट करते हैं इन लोगों को सांत्वनाएं देने के लिए कि एक बाप 40 बच्चों को पाल लेता है, 40 बच्चों से एक बाप नहीं पाला जाता। मैं गारंटी देता हूं मुकेश अंबानी की मां कभी वृद्धाश्रम में नहीं गई, रतन टाटा कभी वृद्धाश्रम नहीं गए, अटल बिहारी वाजपेयी कभी वृद्धाश्रम नहीं गए, लाल कृष्ण आडवाणी कभी वृद्धाश्रम नहीं गए, नरेंद्र मोदी भी नहीं जाएंगे, ऋतिक रोशन का पिता भी नहीं जाएगा, टाइगर श्रॉफ का पिता भी नहीं जाएगा, अक्षय कुमार के पिताजी नहीं गए, उसकी माताजी नहीं जाएगी, कपिल शर्मा की माताजी भी वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। कारण अगर मानवीय संवेदनाएं कहीं कम होती हैं तो इस सर्कल में होती है, लेकिन इनके भी माँ बाप नहीं जाते, कारण मानवीय संवेदनाएं नहीं है, फाइनेंशियल चुनाव टाइट हो गए। बेचारा अपने बच्चों की फीस भरे, माँ बाप का खर्चा करे, ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं कटता जब बाप के घुटने दुखते हैं, लेकिन जब हाथ में पैसा हो और चुनाव ये करना हो कि या तो बाप के पैसे इसका इलाज होगा या बच्चे की फीस जाएगी, तो निश्चित ही प्रकृति भी भविष्य को चुनती है, भूत को नहीं चुन सकते। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए शहर में टिकाना पड़ेगा, बाप से बात करनी पड़ेगी, पापा अब तो रिटायर हो गए, अब जरूरत नहीं है, मम्मी को लेके क्यों ना शहर से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा माहौल साफ है, मौसम साफ है, आप भी ठीक रहोगे। और शहर में आज कुछ लोग हैं जयपुर में से जुड़े हैं, जयपुर में घर खरीद पाएंगे, कुछ मेरठ में खरीद पाएंगे, मेरे पिताजी ने दिल्ली में खरीद लिया। मैं गारंटी बोलता हूँ अगर मैं एमएलए में नहीं होता ना तो मैं दिल्ली में मकान नहीं खरीद सकता, औकात ही नहीं है। या तो दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर भागूं, या दिल्ली का तो सपना छोड़ दूं, सेचुरेट हो गई है दिल्ली, जॉब करके तो मैं मकान नहीं ले सकता। तो उसी एक मकान में मैं भी हूं, मेरा ब्रदर भी है, हम दोनों के परिवार भी होते और मेरे माँ बाप भी होते, नहीं हो सकता था। मुझे भी बोलना पड़ता अपने पिताजी को कि पापा आप रिटायर हो गए, क्यों ना आप एक काम करो, आप और मम्मी कहीं रह लो, हम व्यवस्था देख लेंगे, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है।
ये मानवीय संवेदनाएं कमजोर नहीं है, आर्थिक कमजोरी। जितेंद्र डागर क्या देखने में चूक गया, मैंने 60 साल को प्लान ही नहीं किया, मैंने 60 साल को आते हुए ही नहीं देखा। अरे 60 साल के बाद मैं भूल गया कि मेरी इनकम जीरो हो जाती है लेकिन मेरे खर्चे बढ़ जाते हैं। उस टाइम कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करता। 55 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे टॉफी पकड़ा दी जाती, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, कंपनी करने को तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग की हेल्थ इंश्योरेंस कोई कंपनी क्यों करेगी जिसका पता है कि अब तो कंफर्म इसके लीवर किडनी बैठने, क्योंकि मौत इसको बुलाएगी। 2 साल में नहीं, 5 में नहीं, 10 साल में बुलाएगी। ऐसी स्थिति का आकलन हम कर ही नहीं रहे हैं। अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो भी मेरे शरीर का खर्चा बढ़ना है, और अगर मैं बीमार पड़ गया फिर तो बॉस मेरे खर्चे अंतहीन होंगे। मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं आप लोगों को समझने के लिए। बचपन में हम सब लोग साइकिल थे, थोड़ा सा तेल पानी डालो, पेडल मारो, मस्त चलते थे, कोई खर्चा ही नहीं था। जैसे ही जवानी में कदम रखा हम उल्टो गाड़ी बन गए। छोटा मोटा खर्चा लेकिन स्पीड से दौड़ते हैं, बारिश पानी से बचाते हैं, ताकत है। लेकिन जैसे ही हम लोग 60 साल पूरे करते हैं हम BMW गाड़ी बन जाते हैं। घर के बाहर निकालो या मत निकालो एक फिक्स्ड खर्चा तो बन गया। और अगर गाड़ी घर के बाहर निकली और टूट फूट हो गई तो स्पेयर पार्ट्स आपको ये याद दिलाएंगे कि ये गाड़ी मैंने खरीदी ही क्यों थी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, हम में से कितने लोगों ने अपनी 60 साल की उम्र को प्लान कर, कितने लोगों ने ये प्लान कर रखा है कि अगर मैं अनहेल्दी 60 का हुआ तो कैसे मैं अपनी औलाद पे बोझ नहीं बनूंगा। और कितनों ने ये सोचा कि यार ये बात सच है, मेरी औलाद को मेरे खर्चे उठाने पड़ गए तो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाएगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं कि मेरे बच्चे को मैं कुछ सहारा लगा सकूं, मैं अपने बच्चे पे बोझ ना। जिस बच्चे को उठा के किस करते हैं, सारी जिंदगी एक बात बोलते हैं कि बेटा तेरे लिए करेंगे, हकीकत बात तो ये है कि हम उसके भोजन में भी चोरी करते हैं, उसको भी ढंग का खाना खिलाते वक्त हम पैसे का तोल मोल करते हैं। अरे जब मैं अपनी औलाद को, सही औलाद को अच्छा खाना देते हुए पैसे का तोल मोल करता हूं तो वो भी कितना फर्क पड़ता है महीने में, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। जब मैं अच्छा खाना देते हुए मेरे हाथ पैर 1000 रुपए कांप रहे हैं, मैं निकाल नहीं पा रहा, तो मेरा बच्चा वो 1000 रुपए अपनी औलाद के लिए और 5000 रुपए मेरे इलाज के लिए घटिया दवाइयों के नाम पे कैसे निकालेगा? सोचा ही नहीं, प्लान ही नहीं किया हमने। हम तो आज देख रहे हैं ना कि आज हम ठीक है, आज हम शांति में। हम तो ये मान के नहीं चल रहे कि हम 60 के होंगे, हम तो मान के नहीं चल रहे कि हमारी इनकम जीरो हो जाएगी, हम तो ये मान के चल रहे सदा सब कुछ ऐसा बना रहेगा। क्यों ऐसा? मैंने अपने पिताजी को देखा, लेकिन मेरे पिताजी की तो पेंशन थी। मैंने अपने दादाजी को देखा, लेकिन वो तो कभी बीमार ही नहीं हुए, उनके बच्चों ने तो कभी शिक्षा पे पैसा ही नहीं फुकवाया, इसलिए उनके पास पैसा बच गया, मेरे पास नहीं बचे। अगर आज मेरे पिताजी रिटायर हुए हैं, सरकारी नौकरी है, पुरानी है, पेंशन है, मैं गारंटी बोलता हूँ अगर आज नहीं होते और हम दोनों भाई मिडिल क्लास होते तो मेरे पिताजी भी गांव जा रहे थे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, क्योंकि अगर मेरे बोलने से समाज जागता जगाओ। मेरे पिताजी ने भी 60 साल प्लान नहीं किए थे, शुक्र है उस सरकारी नौकरी का जिसमें पेंशन थी, वरना आज सब खत्म था। शुक्र है नेटवर्क मार्केटिंग का कि उनकी औलाद लायक, लेकिन कितनी औलाद लायक है और कितनी हम वो औलाद है जो लायक है। हम सपना लेके बैठे हैं कि हम अगली पीढ़ी में क्या कहेंगे, बीमार होकर बैठ जाएंगे और अगली पीढ़ी को दोष देंगे, यार क्या औलाद है, मैंने 10 बच्चे पाल लिए, 10 बच्चों से एक मैं नहीं पल रहा। कोई बात नहीं यार, पालना और प्लान करना, प्लान भी कर लो ना थोड़ा सा, क्या फाइट है। आज तो हम सही हैं, आज तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आज दिमाग चल रहा है, जबान चल रही है, आज प्लान कर लेते हैं 60 साल को, क्या मुसीबत आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हाँ ये भी सच है, हम में से बहुत से लोग 60 साल नहीं होंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं। क्या मुझे तब भी कुछ प्लान करना पड़ेगा? हाँ प्लान करना पड़ेगा ना भाई। अगर आपने परिवार बना लिया है, जिम्मेदारी ले ली है, बच्चे बना लिए हैं, बीवी बना ली है या हस्बैंड बना लिया, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अगर हम 60 के नहीं हुए और परमात्मा ना करे, ईश्वर ना करे, एक्सीडेंट हुआ और हम गुजर गए तो क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस, आई एम सॉरी टू से 100 में से केवल 3 लोग, 2.8 एग्जैक्ट, 100 में से केवल 3 लोग भारत देश में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं।
और जिन लोगों को मिलती है वो भी उनकी मंथली इनकम का सिर्फ 24 गुना यानी कि 2 साल की तनख्वाह के बराबर इंश्योरेंस होती है। अरे अगर एक बीवी का पति गुजर गया है और वो दुख में है, उस हालत में उसे अगर उसकी 24 महीने की तनख्वाह दे भी दोगे तो 2 साल में वो बेचारी क्या बना लेगी? एक रेस्टोरेंट खड़ा कर देगी, एक बिजनेस खड़ा कर देगी। वो बेचारी कर क्या लेगी? पहले से दुख में है, छोटा सा पैसा आ गया, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट टेंशन के चक्कर में उस पैसे को भी वो आपके जीते जी एक बार आप उसे 24 महीने की तनख्वाह देके देखिए ना क्या कर सकती है। और आपके मरने के बाद जब आपका सहारा नहीं होगा तब वो बेचारी कैसे कर पाएगी? इस चीज को सोचिए। हम मेरे पूरे परिवार की कुंडली कांप जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं सर आप झूठ बोलते हो, 24 महीने नहीं 100 महीने भी हो सकता। हाँ मैं हो सकता झूठ बोलता हूँ, कौन आदमी पूरा सच्चा 100% सच्चा। लेकिन मैं तो एक बात बोलता हूँ, आपके घर में लाइफ इंश्योरेंस आपने ली होगी, ली है तो उसका समय शोर्ट चेक कर लीजिए। क्या पता जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची मिले कि मैक्सिमम वो 24 महीने का ही मिले आपको अपनी मंथली सैलरी का। हाथ कंगन को आरसी क्या अपनी लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम चेक करके, राइट। केस नंबर 2, ये बहुत बढ़िया केस है। हम 60 के नहीं हुए, एक्सीडेंट हुआ, हम मर गए। हिंदुस्तान में 2% लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन इससे भी डबल 4% लोगों के साथ जानते हैं क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, जान नहीं जाती। सरिया गिरा, कुछ गिरा, हाथ कट गया, कोई टाइपिंग का काम करता था उंगलियां कट गई, स्ट्रोक लग गया, पैरालिटिकल अटैक हो गया, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। 4% भारतीयों के साथ होती है हर साल। इन 4% लोगों के पास ना इनकम बची, बीवी कमा सकती थी वो बेचारी सेवा में लग जाएगी, नहीं तो नर्स रखना पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। अब हम ना मर पा रहे हैं, ना इंश्योरेंस मिली। एक व्यक्ति घर में कमा सकता था, उसकी जरूरत मुझे पड़ने लग गई, मेरे परिवार का फाइनेंशियल हालात ही कोलैप्स हो। क्या हमने इसको प्लान किया? नहीं। इससे भी बुरा एक केस है, इससे अगला बुरा केस है जो 5वां केस है, फाइनल सर्टेन केस है। मैं बीमार पड़ गया, क्रोनिक डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, कोई खतरनाक बीमारी लग गई मुझे, मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, परिवार सेवा पे लग चुका है, खर्चे बेहताशा भरे पड़े। क्या मैंने इसको प्लान किया? हाँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है ना सर 25 लाख रुपए की। वो सबसे बेवकूफ कॉन्सेप्ट बनाने का कुछ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को नेगेटिव नहीं बोल रहा, बेवकूफ बनाने का कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, नहीं, हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो सच बताती है, हम खुद को गलत बताते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जेन्युइनली अपनी बात बता रहा हूँ, रियल केस बता रहा हूँ। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वो इस टाइम पे 15 लाख, और मेरा दिमाग पता कैसे सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया तो 15 लाख रुपए तो मेरी पॉलिसी वाले लगा देंगे। ईश्वर ना करे मुझे कल कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो मेरी पॉलिसी 3 दिसंबर को लैप्स हो रही है, उससे पहले मैं पॉलिसी नहीं ले सकता। मेरा इलाज कल से चालू होगा 12 अगस्त से, और दिसंबर में पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। मेरे पास पड़े 4 महीने, 4 महीने में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख तक मैं यूज कर सकता हूँ। 15 लाख नहीं, 15 लाख तक यूज कर सकता हूँ, वो भी उन बीमारियों में जो उन्होंने लिखी हुई है कि सिर्फ इस बीमारी में, वो भी उन हॉस्पिटलों में जो उन्होंने लिखे सिर्फ इन हॉस्पिटलों में। लेकिन जब 3 दिसंबर को 2-4 लाख रुपए का खर्चा करा के मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स होगा, क्या संसार की कोई भी एक कंपनी मेरी पॉलिसी दोबारा रिन्यू करेगी? क्या जो मेरे 15 लाख रुपए थे हेल्थ इंश्योरेंस के मुझे मिलेंगे? जो 1.5-2 लाख था वो हो गया, बाकी खत्म। अब इस बीमारी का इलाज कौन कराएगा? खुद मैं। और मुझे क्या लगता है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है ताकि बीमारी का एक्स्ट्रा खर्चा मेरे ऊपर ना, किसी के केस में महीना, किसी केस में 2 महीने, हद से हद 1 साल से ऊपर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का बीमारी का खर्चा तो हमारे ही सारा है, थोड़ा बहुत मदद हो जाता है।
लेकिन हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी। कोई हेल्थ इंश्योरेंस से कंफ्यूज्ड है, कोई लाइफ इंश्योरेंस से कंफ्यूज्ड है, कोई 60 साल सोच के ही नहीं बैठा है, कोई हम में से ये सोच के बैठा है कि मैं मर ही नहीं सकता, मेरे को परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, मुझे स्ट्रोक नहीं हो सकता, मैं राजू श्रीवास्तव की तरह हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकता हूँ। हम में से कोई भी व्यक्ति प्लान नहीं। ये पांचों केस हम में से हर किसी के साथ हो सकते हैं। उस ईश्वर की कृपा है कि आज हम में से किसी के साथ नहीं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं। अगर तैयारी करेंगे तो क्या तैयारी करेंगे? एमएलएम के अलावा कोई तैयारी है ही नहीं, क्योंकि एमएलएम सक्सेसफुल एमएलएम करियर का ही एकमात्र बेनिफिट ये, अगर मुझसे कोई पूछे एमएलएम क्यों करें, इन पांचों केस की तैयारी का नाम एमएलएम है। अगर मैं एक बार सक्सेसफुल नेटवर्क बना लेता हूं, सही से नेटवर्क बना लेता हूं, तो उसके बाद मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो भी पैसा आएगा, 60 का बीमार हो जाऊंगा तो भी पैसा आएगा, मैंने जो इनकम 60 तक क्रिएट कर ली तो भी पैसा कमाता रहूंगा, 60 साल के बाद भी मैं चाहूं कि पैसा इनकम बढ़ा लूं तो भी कर सकता हूं, मुझे नमस्ते नहीं करा जाएगा। अगर मैं चाहूं मैं नहीं जिंदा रहा तो भी मुझे उतनी ही इनकम आएगी, 2 साल की इनकम का लपू झन्ना देके बाहर नहीं फेंक दिया जाएगा मुझे। मैं बीमार पड़ गया तो भी मेरे को पूरा पैसा मिलेगा जैसा मेरा नेटवर्क बना हुआ था। मैं परमानेंट डिसेबल हूं तो भी मुझे पैसा मिलेगा, और 99% मुझे ग्रोइंग पैसा मिलेगा। आप देखिए 2 साल की इनकम आपके मरने के बाद देने के लिए भी एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे 15,000, 10,000, 25,000 रुपए साल का लेती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो आपको मैक्सिमम 10 लाख देगी पूरे जीवन में, जरूरत पड़ी तो पूरे जीवन में देगी। मेरी बात को गौर फरमाना यार, बड़ी आसानी से आप किसी को बता पाओगे। मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस पूरे जीवन में आपको हाईएस्ट 10 लाख देगी, वो भी हर साल आपसे 8-10 हजार रुपए लेती है, कई बार तो 20 साल ले लेती है। तो आप देके बैठे होते हैं एक कंपनी को 2 से 3 लाख रुपए, और आप पे लग नहीं पाता 1 लाख रुपए। हाईएस्ट औकात है वो। अगर आप सब गलत रहा, उस प्रोडक्ट का यूज हुआ तो 10 लाख मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी 10,000 रुपए साल के लिए जाते हैं, और साल पूरा हो जाता है तो बोलते भूल जाओ इस पैसे को, गया। इसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पांचों स्थितियों में पैसा देती है, बढ़ता हुआ पैसा देती है, सेफ्टी का पैसा देती है, 1 रुपए नहीं लेती। एक आदमी हेल्थ इंश्योरेंस के 5-10 हजार रुपए दे रहा है, लेकिन एमएलएम से 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीदता। जबकि सक्सेसफुल एमएलएम करियर में बिना पैसा लगाए, बिना चवन्नी रजिस्ट्रेशन का दिए, आप अपनी पांचों सूरतों को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते। 99% लोगों को एमएलएम की जरूरत है। करनी नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा, करनी पड़ेगी ऐसा बोल रहा। क्यों? 2% लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बूढ़ों में 13%, यानी हमारे देश की जनसंख्या का 2.5 से 3% वृद्धाश्रम जा चुका है। उसके बाद 4% लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी है, और 4% लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई क्रोनिक डिजीज होता है। टोटल आंकड़ा 10% से ऊपर है, यानी अगले 10 से 15 साल में मैं अगर आंख बंद करके बैठा रहा तो ये केस मेरे घर में घटेगा, शायद मेरे साथ, शायद मेरे माँ बाप के साथ, शायद मेरी बीवी के साथ। लेकिन हम तैयार नहीं है। हम बस एक चीज के लिए तैयार हैं, 10-12 साल में हो जाने दो, फिर शायद डागर सर को तारीफ करेंगे कि अरे सर आपने बोला तो बहुत सही था, सच हुआ। मेरा सच होना मायने नहीं रखता। मेरा सच होना तब मायने रखेगा जब वो बुरी स्थिति आपकी स्थिति खराब ना करे। 90%, 99% लोगों को एमएलएम की जरूरत है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से नहीं बताते। हम उन्हें कौन सा बताते हैं? बचा हुआ 1%, जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी 1% क्या है? बाकी 1% ये है कि ईश्वर की आप पे इतनी कृपा रही कि ना आपका एक्सीडेंट हुआ, ना परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, ना आपका क्रोनिक डिजीज हुआ, ईश्वर ना करे किसी को भी हो, संसार में किसी को नहीं होनी चाहिए, दुश्मनों को भी ना हो, दूसरी एमएलएम कंपनी वालों का भी ना हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा दुख का काम। और 60 साल के भी आप हो जाओ, और ईश्वर करे आपको खूबसूरत और बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे मिले। ऐसी सूरत में अगर आप 20, 25, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं,
तो भी एमएलएम करी जा सकती है कि अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल को बढ़ा लीजिए। और मैं क्यों नहीं उस पर ज्यादा बात करता, क्योंकि एक आदमी पैसा कमा के क्या करेगा उसमें मुझे प्लान करके देने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस ये बताना है कि अगर तुझे बहुत सारा पैसा कमाना तो यहां से भी कमा सकता है। तो एमएलएम में आप बड़ा पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ बड़ा पैसा ही कमा सकते हो इसके लिए एमएलएम कर रहे हैं, ये गलत है। 99% लोगों की गलत कंपनी चुनने का वजह क्या है? क्योंकि उन्हें लगता है कि एमएलएम बड़ा पैसा कमाने के लिए आए। हाँ, बड़ा पैसा कमाने के लिए भी आए और वो किसी भी कंपनी में कमाया जा सकता है, लेकिन स्टेबल पैसा हर किसी कंपनी में नहीं कमाया जा सकता। ऐसी कंपनी में कमाओ जहां 50,000 रुपए भी सेफ है, जहां 15 लाख भी सेफ और 50 लाख भी सेफ। क्योंकि हमारे अगर पैसा बन भी गया, मेरी टीम का नहीं बन पाएगा। मैं देखो बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं। हो सकता है आपकी सबसे ऊपर वाली अपलाइन का 50 लाख रुपए महीना बने, आप में से बहुत से लोगों का 15 लाख बने, 10 लाख बने, 5 लाख बने, हो सकता है किसी को 50,000 रुपए बने। और मैं एक बात बोलूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे क्या 50,000 वाले के साथ जायज हुआ? मैं कहूंगा बहुत जायज हुआ, क्योंकि इसने अपना 50,000 सिक्योर कर लिया। अब ये व्यक्ति शांत हो सकता है कि हर स्थिति में से 50,000 आने वाले हैं, बट इसे 50 लाख तो नहीं आया। हाँ, 50 लाख नहीं आया, लेकिन बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई। शिक्षा प्राप्त करके हर कोई बिल गेट्स नहीं बनता, लेकिन अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर लेता है। यही विधान है। मैं उस आदमी को भी बहुत बड़ा लीडर मानता हूं एमएलएम में, जो अपने परिवार के लिए 20-30 हजार की रेगुलर इनकम खड़ी कर चुका है। इसलिए मैं एमएलएम के हर स्तर को सम्मानजनक मानता हूं। मेहनत, किस्मत, परमात्मा, कर्म, ईश्वर करे सब कमाए 50 लाख की करोड़, लेकिन सब नहीं कमाते। फिर भी एमएलएम सबके लिए जरूरी है। मैं 60 साल लगा के, 60 साल और लाखों रुपए लगा के 60 साल के बाद जीरो पे खड़ा हो जाता हूं। एमएलएम में मैं 6 साल शांति से लगा दूं और पैसा ना लगाऊं तो मैं 60 साल की उम्र में भी कामयाब खड़ा हो सकता। केवल उतनी इनकम अर्जित कर लूं जितनी नौकरी में कर रहा हूं। 6 साल लगा के उतनी इनकम अर्जित करना भी इस इंडस्ट्री को महान बनाता है। एक और इस चीज इंडस्ट्री को महान बनाती है, पिछले 30 साल में प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी नौकरियां चली गई। क्यों चली गई? ऑटोमेशन आ गई, मशीन्स आ गई, लेबर खत्म हो गई, लॉजिस्टिक्स में एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। कंप्यूटर अच्छी नौकरियों को रिप्लेस करता चला, अच्छी नौकरियों को, लेकिन कुछ नौकरियां रिप्लेस नहीं हो पाई। जैसे सेल्स की नौकरी, वो कंप्यूटर नहीं करता, वो इंसान को करनी पड़ती। लेकिन एक कंपनी दारुजनाइन एक शानदार प्रोडक्ट लेके आती है, GIT40, और मेरे को उसका मार्केट करना है मेरठ के अंदर। मैं मेरठ में जाता हूं, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक अद्भुत प्रोडक्ट है GIT40, जानता कोई नहीं मुझे पूरे मेरठ के अंदर। ऐसी स्थिति में मैं मेरठ में जाके 500 लोगों को सैलरी पे हायर करता हूं। मेरठ, सहारनपुर, आजू बाजू सबको बता दो एक नायाब प्रोडक्ट आया है GIT40। हर घर में बता दो, हर दुकानदार को बता दो, और मैं अगले 5 सालों में बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता हूं। प्रोडक्ट में दम था, बनूंगा, निश्चित है। जब 5 साल में मैं बड़ा ब्रांड बन जाता हूं, मेरी कंपनी बड़ी ब्रांड बन जाती है, तो नो डाउट मैंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप किया था, मेरा अधिकार है बड़ा बनने के लिए। लेकिन मुझे बड़ा बनाने में सिर्फ मेरा और मेरे प्रोडक्ट का योगदान नहीं था, उन 500 लोगों का भी योगदान था जिन्होंने मेरे साथ मेहनत करी। सही बात है। लेकिन जिस दिन मैं बड़ी कंपनी बन जाऊंगा, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं 450 लोगों को नौकरियों से निकालूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब मैं ब्रांड हूं, तुमने बना दिया, अब मुझे 50 डिलीवरी बॉय चाहिए, 450 सेल्स वाले नहीं चाहिए। लेकिन एमएलएम वो इनकम है कि मैंने जिन 500 लोगों को रिक्रूट किया था, जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा वो मेरे साथ बड़े, मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा वो मेरे साथ बहुत बड़े होंगे, मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा तो वो मेरे साथ सबसे बड़े बनेंगे। एमएलएम में कोई कमी हो ही नहीं सकती, यही एमएलएम है। इन्हीं 5 वास्तविकताओं के लिए एमएलएम एक जरूरत का प्रोडक्ट है। जैसे एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस को पिच करता है कि आपके साथ ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है, ये इस चीज का कवर है, ऐसे ही एमएलएम पिच की जानी चाहिए
कि आपकी इन पांचों स्थितियों का कवर एमएलएम है, और छठी, आपके सपने भी पूरे करवा सकती है एमएलएम। 6 काम कर सकती है एमएलएम। पैसिव इनकम तब नहीं है जब बड़ी इनकम है, पैसिव इनकम तब है जब वो पहली 5 शर्तों को पूरा करती है। आज तक हमने अगर दोहरा पैसिव इनकम आती है, पैसिव इनकम, पता नहीं है पैसिव इनकम है क्या। पैसिव इनकम उस प्लानिंग का नाम है जो इन पांचों स्थितियों में व्यक्ति को मिलती है, जिसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते। और पैसिव इनकम बड़ी भी ना होना तो भी बहुत बड़ी चीज, उतना ही मिल जाए यार जितना नौकरी में आ रहा है, नहीं मिले 50 लाख, मेरा घर जितने में प्यार प्रेम से चल जाए। आज मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी 60 साल के बाद छोड़ ही दी ना, आज नहीं दे रही ना सरकार 2-3 लाख रुपए, सरकार दे रही है उनको 42,000 रुपए, लेकिन मेरे पिताजी खुश हैं, मेरा परिवार खुश है, मेरा सरकार के प्रति नजरिया, मेरे परिवार का नजरिया बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 42,000 रुपए मेरे पिताजी की पैसिव इनकम आई। लेकिन अब सरकार तो पैसे दे नहीं रही, प्राइवेट पैसे देता नहीं है। हमें पैसे बनाने का अधिकार है, हमें मेहनत करनी चाहिए, पार्ट टाइम पैसे बनाना चाहिए। यही मैसेज लेके हमारे को पब्लिक में जाना। अब ये तो है कि इसके बाद हमारी बात सबको समझ आएगी, हम ज्यादा ताली नहीं बजाएंगे, ज्यादा मालाएं नहीं पहनाएंगे, लेकिन लोगों के मतलब की बात रखेंगे तो भी हम पब्लिक में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, इस काम को तेजी से कैसे करें, सक्सेसफुल नेटवर्कर बने कैसे? बड़ा सरल है। नेटवर्क करते हुए 2 चीजों का बुनियादी ध्यान रखिएगा, एक है रिटेलिंग, एक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मायना है अंतहीन लोगों को जोड़ते रहना नहीं, भीड़ जुटाना नहीं। नेटवर्क का मतलब है आप अपने 4 लोगों को भर्ती करिए, केवल 4 सशक्त व्यक्ति, जिन 4 को ढंग से प्लान दीजिए, जिन 4 को अच्छे से मेरा समझाइए, जिन 4 को ये बातें समझाइए जो मैंने करी है, केवल 4 लोग, और उनको 4-4 समझाने का टास्क होगा। बस 2 ही स्टेप एमएलएम में पूरे करने हैं। 99% लोग गलती कहां करते हैं, जब मैं पूछता हूं 4-4 के 16, 16 के 64, 64 के कुछ भी करके क्या होगा, तो लोग कहते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जायज है, नहीं होगा। तो गलती कहां होती है? गलती होती है सर पहले स्टेप में। हम अपना काम ढंग से सही समय पे सही तरीके से अगर करेंगे ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप सही होता चला जाएगा। जैसे एक समोसा बनता है, उसमें मैदे की परत होती है, तेल में तला जाता है, आलू भी होता है, नमक भी होते हैं, मसाले भी होते हैं, और एक सिस्टम भी होता है, एक के बाद एक चीज कैसे कैसे डलेगी, तो वो सिस्टमेटिकली एक समोसा तैयार होगा जो खाने में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। लेकिन अगर मेरे जैसे अनपढ़ को दे दिया जाए जिसे समोसे का सिर्फ खाना आता है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम ही नहीं है, मैं पहले तेल गरम कर दूंगा, उसमें मैदा तल दूंगा, फिर मैं आलू भर दूंगा, फिर उसको क्रश करके डाल दूंगा, फिर याद आएगा मसाले नहीं है, फिर मैं समोसे को फोल्ड करता रहूंगा, और मैं कहूंगा यार ये ट्रायंगुलर तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मैदे को पहले तल दिया। सिस्टम और व्यवस्था बदल दी। अगर एक एक स्टेप सही से लेता जाता तो परफेक्ट समोसा बनता। पहला स्टेप ही गलत कर दिया, मैदे को काट कर तल दिया, पहला ही गलत है, बाकी सब सही करे, बाकी मसाला भी सही से मिलाया, आलू भी सही से घोटा, लेकिन अब समोसा बनेगा नहीं, क्योंकि एक स्टेप पहला गलत कर चुका। हम लोग में से 99% लोग यही गलती करते हैं। हम 4 लाख लोग जोड़ने के बाद भी लोगों को जोड़ते रहते हैं, जोड़े ही जा रहे हैं। 4 ढंग के आदमी मिल गए, ये नहीं सोचते कि इन 4 को कैसे 4-4 में कन्वर्ट करूं। हम क्या सोचते हैं, 5वां जोड़ लूं, 6वां जोड़ लूं, 7वां जोड़ लूं। नेटवर्क नहीं है, 4 जोड़ने और 4 के बाद 5वां नहीं जोड़ना है। जब तक ये 4 लोग कामयाब नहीं हो जाते, अपने 4-4 नहीं कर लेते, और जब तक ऐसे मेरे 5 स्टेप पूरे नहीं हो जाते, मुझे 5वां नहीं जोड़ना। नेटवर्किंग अगर करनी है तो नेटवर्किंग के तरीके से करना। और ये 4 कैसे लोग होने चाहिए?
आज मैं आपको बताता हूँ अपलाइन डाउनलाइन का रोल। आजकल पता है मुझे बहुत से लोग आते हैं कहानियां सुनाते हैं, सुनाइए। हमने पहले नौकरियां खराब करी, हमने अपना देश खराब करा, आज हम चिल्लाते हैं बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति खराब कर दी। इस बॉलीवुड को हम ही ने बनाया, हम ही ने शोमैन का अवार्ड दिया। जब पहली बार मंदाकिनी को राज कपूर ने उतारा तब हम ही ने उसे शोमैन का अवार्ड दिया। ये पब्लिक ही है जो खराब करती है। मेरे को तो गलत बोलना कभी ऐसा लगा ही नहीं, तो मैं तो जो स्पष्ट बात होती है बोल देता हूँ। नेता तो हूं नहीं कि मैं बोलूंगा बीजेपी ने खराब किया, कांग्रेस ने खराब किया। पब्लिक ने खराब किया। पब्लिक ने बीजेपी चुनी, पब्लिक ने कांग्रेस चुना। पब्लिक बोल के हाया करके बोले हम गरीबों के साथ कुछ हुआ। तुम गरीबों ने खुद चुना, खुद को मारा, मैं क्या करूंगा उसको, कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक में एमएलएम में भी बोला जा रहा, वही पब्लिक एमएलएम में है। तो अब एमएलएम को बर्बाद करना हमने अपनी संसद बर्बाद करी, संसद में गलत लोग चुन दिए, अब हमें एमएलएम में गलत चुनने हैं, हमें एमएलएम बर्बाद करना है। और अगर नहीं चाहे तो हम कर भी देंगे। कैसे 4 लोग और कैसी अपलाइन होनी चाहिए, एक लाइन में बता सकता हूं कैसी अपलाइन होनी चाहिए और कैसी डाउनलाइन होनी चाहिए, कैसे 4 लोग होने चाहिए। ऐसे 4 लोग जिनको आप मेरे से, मेरा मतलब अपनी अपलाइन से मिलवा सकें कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो सर इन 4 लोगों को कांटेक्ट कर लेना। ये 4 लोग मेरे बिहाफ पे खड़े रहेंगे, आप मेरे बिहाफ पे खड़े रहना। मैं आज आपके साथ शिद्दत से लगा हुआ हूं, बस मुझे एक गारंटी चाहिए। पता नहीं लोग अपलाइनों से क्या क्या मांगते हैं, और मेरे इस सेशन के बाद भी पता नहीं कितने लोग क्या क्या मांगते रहेंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा सिद्धांत 2005 से वही है, आज भी वही था, कल भी वही रखूंगा, मरते दम तक वही रखूंगा। अपलाइन से सिर्फ एक चीज मांगने की होती है कि सर अगर मैं कल ना रहूं तो जो मैंने ईमानदार प्रयास आपके साथ किया है, मेरे इन 4 व्यक्तियों के साथ मिलकर बस मेरे परिवार का ख्याल रख देना। बाकी जीते जी आपको समर्पण है, जो संभव हो सकता है बेहतर से बेहतर। ऐसे 4 व्यक्ति ढूंढने हैं जिनके कंधों पे जनाजा भी जाएगा और जिनके कंधों पे जनाजे के बाद इनकम भी जाएगी। जिन 4 के साथ सपनों की जिंदगी भी जी जाएगी, दुख भी बांटा जाएगा। ऐसे 4 मजबूत चाहिए, कोई भी आलू पालू चालू आदमी नहीं चलेगा। आज हम बोलते हैं अपलाइनों के पास कुछ नहीं है। कौन अपलाइन? मैं हूं तुम्हारी अपलाइन। कल को ईश्वर ना करे आपको कुछ हो गया तो आपकी कोई डाउनलाइन किसी अपलाइन को अप्रोच नहीं कर पाएगी। कौन चलाएगा धंधा, कौन करेगा मॉनिटर, कौन करेगा गेम? डाउनलाइन को नहीं दिखती अपलाइन की आईडी, अगर एक 500 बीवी भी करना होगा कौन करेगा, कैसे करेगा? जीते जी जब तक ये श्वास है, जब तक व्यवहार है, अपलाइन कमा लो यार, डाउनलाइन कमा लो, तब तक कमा लो, नहीं रहेगा। एलओएस को मिलवा करो, एलओएस को इज्जत बनवाओ, अपलाइन से अपनी डाउनलाइन को प्यार दिलवाओ, डाउनलाइन से अपलाइन को इज्जत दिलवाओ। दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपलाइनों को इज्जत और माला दी जाती है, अपलाइनों का भी फर्ज है डाउनलाइन को प्यार दिलो और बीच में हाथ जोड़ के दोनों के प्रति समर्पित रहो। ना अपलाइन के प्रति समर्पित रहो ना डाउनलाइन, दोनों के प्रति समर्पित भाव रहो। डाउनलाइन हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें विकसित करना होगा, सही समय पे सेवाएं देनी। अपलाइन हमारे लिए माता पिता की जगह है, उसका सम्मान बनाना है, ताकि अगर कल को ईश्वर ना करे मेरे साथ कोई विकट स्थिति आए तो यही दोनों स्तंभ मेरी गिरती दीवार को संभालेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का नेक होना बहुत जरूरी है। आज आप अपनी 5 स्थितियों का आकलन करके प्लान करके नेटवर्किंग कर भी लेंगे, लेकिन सही अपलाइन, सही डाउनलाइन और सही तरीके से नहीं करेंगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, 5 स्थिति फेल हो जाएगी। एमएलएम का मूल उद्देश्य फेल हो जाए। अगर एमएलएम का ही मूल उद्देश्य फेल हो गया तो हम सब फेल हो गए। शानदार खूबसूरत इंडस्ट्री है, हम हर किसी को मदद पहुंचा सकते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, जो हम सीख रहे हैं उसको सिखाने के माध्यम से, लोगों को जगा के कि तुम 60 साल में प्लान नहीं हो, मेरे साथ जागने की कोशिश करो, ये बता के कि भाई साहब 2% लोग हादसों में जान गंवा देते हैं, उसको मेरे साथ प्लान करो। खाली इंश्योरेंस नहीं, खाली इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस कराओ, खाली मत कराओ। जब तक श्वास है, जब तक जान है, जब तक परमात्मा ने 2 टूक रोटी दे रखी, क्यों ना आगे का भविष्य भी प्लान कर। जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो, जिस एक कंपनी के भरोसे बैठे हो, उसका मालिक तो खुद एक व्यवसाय के भरोसे नहीं है, वो दूसरा व्यवसाय करना चाहता है, फिर हम क्यों टिके हुए? तो इसका सबसे सरल तरीका है, एक चार्ट खरीदिए 5-10 रुपए का,
दीवार पे लगाइए और उसमें अपना नाम UID डालिए और उसकी 4 लाख खोल के 4 लोगों के नाम डालिए, पेंसिल से लिखिए। और उसके बाद जो व्यक्ति आपको लगता है लायक हो गया, जिसने आगे 4-4 कर लिए, उन 4 व्यक्तियों के नाम उसमें लिख दीजिए। और क्यों दीवार पे कह रहा हूं, क्योंकि आपका फोकस ना गड़बड़ाए। रोज ये घर में घुसते चार्ट आपको याद दिलाएगा, तेरी पहले लेवल पे बॉस अभी 1 ही हुआ है, 2 ही हुआ है, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, वो याद दिलाता है। और ऐसे 5 लेवल ड्रॉ करने हैं। जिस दिन 5 लेवल ड्रॉ हो गए, मेरी सक्सेस का स्तंभ पूरा। अब आपको आगे जितनी तरक्की करनी है, आपको 2 लाख कमाने, 5 लाख कमाने, 10 लाख कमाने हैं, ऐसे कितने भी चार्ट बनाइए, लेकिन एक चार्ट अपनी 5 स्थितियों के लिए बनाइए, जिन 5 स्थितियों के लिए आपको 5 लेवल पूरा। और इसको डिले मत करिएगा। मैंने कहा ना, आप पहला स्टेप गलत करेंगे। पहला स्टेप गलती क्या करेंगे, कल तक आपका चार्ट नहीं आएगा, कल तक आपके खाने नहीं बनेंगे। पहला स्टेप, चार्ट लग के 4 खाने अपने पूरे करें। दूसरा स्टेप, 5 बंदे ढूंढना, 5वां बंदा ढूंढना छोड़ के इन 4 लोगों को सुबह बात करिए, पूरे दिन का पूछिए और शाम को पूछिए आपका क्या रहा, और इन 4 लोगों को इनके 4-4 पूरे करने में पूरे तरीके से मदद करिए। अगर अपने 4 मिल गए, वो लोग मिल गए जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो बस उन 4 के लिए अपने आप को झोंक दीजिए कि अब मुझे इनके 4-4 पूरे करवाने हैं। अगर इनको कुछ नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, प्रोडक्ट नहीं आता तो मैं जूम पे सिखाऊंगा, फिजिकल बैठ के सिखाऊंगा, मैं मिलूंगा, हौसला हारेंगे तो हिम्मत बढ़ाऊंगा, बट इन 4 को पहला स्टेप पूरा। और जिस दिन इन 4 का पहला स्टेप पूरा करा देते हैं, बस अगला स्टेप तय हो गया कि अब तुम्हें अगलों का 4-4 का स्टेप पूरा करना। इस स्टेप को पूरा करते हुए 1250 बिजनेस वॉल्यूम से व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट कराइए। अब व्यक्ति कहेगा सर 500 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों नहीं? देखिए, जो बड़ी मानसिकता लेके आ रहा है, आप किसी को 100 बिजनेस वॉल्यूम दीजिए, 200 दीजिए, 500 दीजिए, 1000 दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लालच भी नहीं है। लेकिन जिन 4 व्यक्तियों को जिंदगी का बोझ उठाने के लिए, जिंदगी का तैयार करने के लिए लेके आ रहे हैं, कम से कम वो 4 तो 1250 बीवी वाले रखो। ये 100, 200, 500 बीवी वाले से कितना बोझ उठ पाओगे? वो उठा ही नहीं पाएगा। कम से कम जो 4 नेटवर्क के लिए चाहिए, जो 4 जिंदगी की बुनियाद के लिए चाहिए, वो कमजोर स्तंभ नहीं होने चाहिए। वो ऐसे भर्ती मत करो कि नाम के लिए भर रहे हैं। स्कूल ऐसे अटेंड मत करो कि हाजिरी भरी जाए। स्कूल ऐसे अटेंड करो कि शिक्षित हुआ जाए। क्लोजिंग का महत्व समझो। कल 12 तारीख है, क्लोजिंग है। हर क्लोजिंग अपने आप में महत्व होता है। कल मैं किसी को बोल रहा था, मैं उसी जूम मीटिंग की बातें आपके साथ रिपीट कर रहा हूं। बहुत से लोग नौकरी से आगे निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग अमीरों को पढ़ते हैं कि यह आदमी एक दिन का कितना कमाता है, महीने का कितना कमाता है, 15 दिन का कितना कमाता है, इसकी 10 दिन की आमदनी क्या है, मुकेश अंबानी की प्रति घंटे की आमदनी क्या है, प्रति मिनट की आमदनी क्या है। और जब हम बड़ी आमदनी सुनते हैं, प्रति मिनट रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिडिल क्लास बहुत खुश होता है, हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, और इतनी इनकम काश मेरी भी आ जाए। हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, काश मैं भी मुकेश अंबानी की तरह प्रति मिनट 1 करोड़ रुपए कमाऊं, वाह वाह मजा आ जाएगा। लेकिन क्या कभी कोई व्यक्ति ये विचार करता है कि इस प्रति मिनट आय के लिए, इस प्रति मिनट आय के लिए मुकेश अंबानी प्रति मिनट व्यवसाय की क्लोजिंग करता है? ये कोई आकलन नहीं। कोई व्यक्ति प्रतिदिन आय के लिए प्रतिदिन बिजनेस की क्लोजिंग करता है। और 99% लोग नौकरी के दौरान हर महीने क्लोजिंग करते हैं, और नेटवर्क मार्केटर एक महीने के केवल आखिरी दिन क्लोजिंग। अगर महीने में एक बार आमदनी चाहिए तो एक बार ढंग से क्लोजिंग करें, और महीने में बड़ी आमदनी चाहिए तो हर हफ्ते क्लोजिंग करें। अगर मुझे प्रतिदिन आमदनी चाहिए है भविष्य में, तो आज प्रतिदिन क्लोजिंग करें। अगर मुझे प्रति घंटा क्लोजिंग चाहिए है, आगे प्रति घंटा आमदनी चाहिए, तो प्रति घंटा क्लोजिंग करिए। जो आप करेंगे वो आप पाएंगे, जो आप सिखाएंगे वो बच्चे सीख जाएंगे, जैसा आप करोगे वैसा डुप्लीकेट। अगर आप प्रतिदिन क्लोजिंग का मूड बनाएंगे तो आपकी टीम प्रतिदिन क्लोजिंग के मूड में रहेगी।
अगर आप प्रतिदिन इनकम करना चाहते हो तो प्रतिदिन क्लोजिंग करिए। जरूरी नहीं आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, अकाउंट में चाहे एक दिन ट्रांसफर हो, लेकिन आमदनी मैंने प्रतिदिन करी है। एक दिन आ जाए क्या फर्क पड़ता, मुझे जरूरत भी तो नहीं है रोज। आती एक दिन है, कमती रोज है। खाते में एक दिन आती है। हम क्या मानते हैं, आमदनी वो जो खाते में आए। नहीं, अगर छुट्टियां लोगे तो नौकरी में भी खाते में एक ही दिन आती है, लेकिन 10 दिन छुट्टी ली तो उस 10 दिन की कट पहले जाती है। तो अगर प्रतिदिन आय चाहिए तो प्रतिदिन क्लोजिंग करिए, और स्पेशली 12 तारीख कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग, ऑफर की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग हमने बनाई 4-5 दिन में इसलिए थी कि आपका फोकस बना रहे, आप डी फोकस ना हो। एटलीस्ट दारुश नाइन का नेट अगर महीने में 7-8 बार क्लोजिंग हमसे सीख ले, ताकि उसकी 7-8 बार बड़ी आमदनी, और वो बनती है। महीने का आखिरी रिजल्ट 4 लाख बीवी क्लोज होना, 5 लाख बीवी क्लोज होना, आप ध्यान से चेक करिएगा, उसका 70% केवल 5 दिन में क्लोज होता है, 30% बाकी दिनों में क्लोज होता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा, त्यागी जी साथ देंगे, विपिन जी साथ देंगे, महिपाल भाई साथ देंगे, दिनेश गौतम जी साथ देंगे, सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन हमें करना अपने लिए है। मैं आपका साथ रोज क्लोजिंग करने में दे सकता हूं, लेकिन आप रोज क्लोजिंग करो इसके लिए मेरे पास कोई प्रबंध नहीं। आप रोज क्लोजिंग करने जाएंगे तो मैं रोज साथ दे दूंगा, आप महीने में क्लोजिंग करने जाएंगे मैं महीने में साथ दे दूंगा, लेकिन आप क्लोजिंग कब करने जाएंगे ये तय आपको। तो मेरे पास आज के टॉपिक पे 3 चीजें थी। कैसे किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बताइए, हवाबाजी मत करिए। हवाबाजी करना मदारियों का, जादूगरों का काम है, हमारा नहीं। ड्रीम्स बताइए, 1% लोगों को सपने भी पूरे करने हैं, और मुझे लगता है उन्हीं के पूरे होंगे, लेकिन 100% को कोशिश करनी है। तो हाँ, एमएलएम में सपने पूरे हो सकते हैं, ये भी बताइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये बताइए कि 60 साल के बाद भी एमएलएम आपकी इनकम को सुनिश्चित करती है, अगर आप सफल नेटवर्क बना पाते हैं। ये भी बताइए कि मृत्यु के केस में भी एमएलएम आपकी संतुलन बनाए रखेगी। ये भी बताइए परमानेंट डिसेबिलिटी में भी सहारा बनेगी, ये भी जरूर बताइए। 4 लोगों को खोजिए, अर्जुन की तरह फोकस बनाइए। अगर आपको पहला स्टेप जीतना है ना, तो आप सब लोगों से एक ही उम्मीद करूंगा, जिसके हो चुके हैं बहुत बढ़िया, चार्ट कल ही खरीद के लेके आइए, चार्ट लगाइए। मेरे को आज किसी ने भेजा है, देखिए किसी एक सज्जन ने करा है, मैं आप लोगों को उनकी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर बनाया है चार्ट, और ये चीज काम करेगी, ये 100% काम करेगी। ये देखिए, शायद आप लोगों को दिखेगा, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, दिख रहा है। साफ सुथरा सुंदर चार्ट किसी व्यक्ति ने बनाया है, और वो अपने 4 नाम भर रहे हैं। केवल नेटवर्क मार्केटिंग में दौड़, मेरी बात सच मानिएगा, सिर्फ 2 जगह तक है। 4 सशक्त व्यक्ति खुद के लिए खोजिए, कल से लग जाइए, जितनी जल्दी हो सकते खोजिए, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, और बस उनका अगला स्टेप पूरा कराइए, नेटवर्किंग हो गई, और फिर उनको समझाइए कि आपको एक और स्टेप पूरा करना है। हमें 10 लाख लोग नहीं जोड़ने, हमें 4 ढंग के जोड़ने हैं। अगर हमारे पहले 4 ढंग के लोग जुड़ गए, मैं आप सबको कामयाब कर ले जाऊंगा, ये मेरी निजी गारंटी है। उस कामयाबी का आकलन आप 10, 15, 20 लाख से मत करिएगा, उन 5 निजी समस्याओं से करिएगा जो मैंने बात की। देखिए, उसके बाद आपका है, आप 50,000 करेंगे कि लाख करेंगे कि 50 लाख करेंगे कि 500 लाख करेंगे, वो मैं नहीं जानता, वो आपका निजी है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप पहले 4 ढंग के ढूंढ पाए, छोड़ दीजिए 10-20 लाख को, पहले 4 लोग अगर सही टीम बना पाए आप 4 लोगों की, मैं गारंटी करता हूं मैं आपको 5 स्थितियों के अंदर इनकम पहुंचाने के लिए कामयाब कर दूंगा, ये मेरा वादा है। जितना समय गुजरेगा वो इनकम उतनी बढ़ेगी, ये भी मैं वादा करता हूं। बस इस दूसरी चीज को ध्यान रखिएगा, 5वें 6ठे के पीछे नहीं दौड़ना। 4 आदमी जुड़ गए, बाकी सबको प्रोडक्ट दो, रोज प्रोडक्ट दो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके लिए बहुत सारा व्यवसाय पैदा करता है, हर व्यक्ति को देना चाहिए। नेटवर्क के लिए 4, रिटेल के लिए दुनिया। जो फंसे ये ले, ये कुछ तो ट्राई कर, कुछ तो मेरा लेके जा, ये लेके जा, वो लेके जा, धंधा बढ़ने लग जाए। लेकिन 4 लोग नेटवर्क के लिए। और अगर प्रतिदिन आमदनी चाहिए तो प्रतिदिन क्लोजिंग का नियम बनाइए। किसके लिए? खुद के लिए। अगर आपका नियम आपका है तो आपकी टीम फॉलो करेगी, ये मेरी गारंटी।
हम लोग क्या करते हैं, सर मैं करता हूं, मेरी टीम नहीं करती। झूठ बोलते हो, आप करिए, आपकी टीम करेगी। आप 4 ढंग के ढूंढिए, आपकी टीम 4 ढंग के ढूंढेगी, मैं कमिटमेंट करूंगा। आज दारुजनाइन में, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई आता है कोई जाता है, इस संसार की कोई भी कंपनी उठा लीजिए, भद्दे कमेंट लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, जो छोड़ के जाता है वो भी लिखता है, लेकिन दारुजनाइन में आज तक हमने कभी भद्दे कमेंट नहीं करे किसी के। क्यों? कोई भी नहीं करता हमारे यहाँ भी 2,08,000। हमारे यहाँ भी हर प्रकार की जनता है जो बोली जाती है कि कोई कुछ कर देता है, नहीं। फिर भी हमारा हर व्यक्ति एक संयम में रहता है, कभी किसी पे निजी उंगली नहीं उठाएगा। अभी भी कुछ हुआ, कुछ लोगों का रोष था तो उन्होंने कोई डायलॉग पुट किया, कुछ किया, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति को निजी टारगेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैंने अपना दुख भी जाहिर करा, दोष भी प्रकट करे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चुप बैठता हूं, मैंने भी अपनी मन की बात कही, लेकिन मैंने हमेशा इनडायरेक्ट तरीका चुना। तो मेरे साथ जुड़े हुए 2,08,000 भी इनडायरेक्ट तरीका ही चुनते हैं। कौन बोलता कि पब्लिक अपने मन से करता है, पब्लिक घटिया है? नहीं, आज तक हमने नहीं किया, हमारे लोगों ने नहीं किया, इस चीज पे हम नाच करते। घटिया कल्चर हमने डाला नहीं, हमारे लोगों ने पाला नहीं। ये बहुत सिंपल बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं अरे सर इतने इतने लोग हैं, कोई तो घटिया होगा ही। 2,08,000 लोग 4 साल से जुड़ते जा रहे हैं। आज 2,08,000 लोगों का परिवार है। 4 साल में क्यों किसी ने घटियापन नहीं करा? नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। जैसा आप करते हो पब्लिक करती है। आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपकी सोच से जुड़े हुए लोग, वो कभी भी उसको काट के आगे नहीं, बशर्ते आपकी सोच ईमानदार होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। सुबह कुछ और, रात कुछ और, आगे कुछ और, पीछे कुछ और, वो नहीं होनी चाहिए। आपको केमिकल फ्री तब भी होना पड़ेगा जब आपके लोग आपको चेक नहीं करते। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी मैं कैंपेन कर रहा हूँ। हमने सैनिटरी पैड का टेस्ट डाल रखा है, वेबसाइट पे आ जाइएगा। ईव सैनिटरी पैड टेस्टेड फॉर 1,4-डायोक्सिन। एक केमिकल हमें पता लगा सैनिटरी पैड में बहुत खतरनाक इस्तेमाल होता है। हमने उसका टेस्ट 1 साल पहले कराया और 1 साल पहले की रिपोर्ट आपको मेरे पैनल पे मिलेगी। हमने अपने महिलाओं को इंश्योर किया कि हम कोई घटिया केमिकल नहीं डलने देते। किसी कंपनी ने नहीं करा इंडिया की, ना ट्रेडिशनल ने, ना एमएलएम ने, हमने करा। पीछे किसी एक व्यक्ति को 2,08,000 में से ये नहीं पता कि पिछले साल में नए 25 केमिकल बताए गए हैं जो सैनिटरी पैड में होंगे तो खतरनाक हो जाए। मेरे पास कोई भी एक आदमी पूरी दारुजनाइन में से बता दे कि मैंने डागर सर से बात करी कि सर एक टेस्ट हुआ, बाकी टेस्ट नहीं। लेकिन बात हमारे नोटिस में आई, हमने 1 अगस्त को सैंपल भेजा, 5 अगस्त को मेरे हाथ में रिपोर्ट आ गई। हल्ला नहीं काटा है, क्योंकि हम हल्ला नहीं काटना चाहते। मेरे लिए परिवार है, बेवकूफ लोग नहीं है जिनको मैंने ढोल बजाने हैं। मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी थी। दारुजनाइन पहली कंपनी बनी जिसने बाकी 25 केमिकल्स का टेस्ट किया, ये जानने के लिए नहीं कि हमने ढोल पीटना, वरना मैं 4 अगस्त को ही पीट लेता कि कोई गलत चीज परमात्मा से गलती से तो नहीं चलेगी, अगर चली है तो सुधारेंगे। ईश्वर की अनुकंपा रही, परमात्मा की बहुत बड़ी दया रही, हमारे प्रोडक्ट में 25 में से एक भी केमिकल डिटेक्ट, क्योंकि हम बेसिक बना रहे थे। 25 केमिकल हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन हम नियत साफ जानते थे, तो घटिया चीज इस्तेमाल नहीं करते। आज 25 के 25 केमिकल्स नोट डिटेक्टेड आए, मेरे पास आज भी फोन में रिपोर्ट। बताएंगे हम कभी भी, ढोल बजाएंगे नहीं, क्योंकि लोगों की परवाह है। तो जैसी नीयत है, अगर वो नहीं बदलेगी तो लोग भी आपके साथ नहीं बदलेंगे। जैसे लोग रहते हैं वैसी चीजें होंगी। ये रहा, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये 25 टेस्ट हमने करा एंड नॉट इवन ए सिंगल केमिकल इज डिटेक्टेड। उन्होंने जो लिमिट दे रखी कि इससे नीचे लिमिट रहेगा तो भी सेफ है, लिमिट नहीं, नॉट डिटेक्टेड। जैसे चाय का टेस्ट पास किया था ना, सेफ लिमिट नहीं है ही नहीं। जहर ये नहीं कि 1 mg जहर खाओगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देगा। 1 mg भी क्यों हो अगर जहर है तो। आज ईश्वर की दया, हमारी नियत रही, कल 100 केमिकल भी आएंगे। तो अगर आपकी नियत साफ है, आपके लोगों में दिखती है। आज हमारे लोगों में प्रोडक्ट के लिए हमारी नियत दिखती है। हमने कभी अपने किसी व्यक्ति को बल्क सेलिंग नहीं करी। मैं आज तक इस बात पे गर्व करता हूँ कि दारुजनाइन में किसी व्यक्ति ने किसी को बल्क सेलिंग। मेरी शॉपी मेरे परिवार छोड़िए, घरेलू छोड़िए, किसी शॉपी में से आप 2, 4, 5 लाख का सामान नहीं निकाल सकते। लोगों ने घरों में 3-3 लाख के माल ठुकवा दिए।
पब्लिक वैसा ही करती है, परिवार वैसा ही करता है जैसा मुखिया करना चाहता है या करता है। तो अपने 4 लोगों को फोकस करके, मेहनत करके, प्रतिदिन क्लोजिंग का फोकस बना के आप करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने बेहाव विश्वास दिला रहा हूं, चाहे वो एमएलएम का है, मैं बोल बुरा जरूर देता हूं, लेकिन हर आदमी में अच्छाइयां मैं यकीन रखता हूं, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री का व्यक्ति है या बाहर का व्यक्ति है, सभी लोग अच्छे हैं, बशर्ते हम अच्छाइयों पे चलेंगे, हम सही से चलेंगे, देर सवेर हो जाएगी लेकिन हमारा साथ दिया जाएगा। तो अच्छे से लोगों को समझाइए, 4 के फार्मूले को अपनाइए और अच्छे क्लोजिंग की तरफ जाइए। प्रतिदिन अगर कहीं भी मेरी कोई जरूरत पड़ती है, कितना भी जूम मीटिंग करना पड़ेगा, हो सकता है घर पे बैठ के आराम से ना कर पाऊं, तो आप लोगों के लिए गाड़ी से करूंगा, चलती कार में करेंगे, बैठ के करेंगे, टपरी पे करेंगे, ढाबे पे करेंगे, लेकिन करेंगे। अगर साथ मांगा जाएगा तो साथ दिया जाएगा, ये कन्फर्म है। तो बस आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, राखी की दोबारा से शुभकामनाएं, कल रहेगी तो उसके लिए, और कल उम्मीद करूंगा 12 तारीख को बेहतरीन क्लोजिंग करेंगे, और इस महीने की आरटीपी के लिए सब लोग कोशिश